हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। आज का हमारा टॉपिक कैनॉट साइकिल है। कैनॉट साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? जहाँ पे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो। यानी फॉर एग्जांपल ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जहाँ पे ये ए से हम शुरू होके कहाँ गए? बी गए, सी पे गए, डी पे गए, लेकिन फिर से हम कहाँ वापस आ गए? ए पे वापस आ गए। तो दिस प्रोसेस इज एन साइक्लिक प्रोसेस। तो कैनॉट साइकिल जो होगा वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो कैनॉट जो है साइंटिस्ट का नाम है जिसने एक रिवर्सिबल साइकिल, ये जो पूरा साइकिल है ये क्या है? रिवर्सिबल, यानी आप ए से बी पे जा सकते हो, बी से फिर से ए पे आ सकते हो। तो एक रिवर्सिबल साइकिल यूज़ किया ये दिखाने के लिए कि कितना हीट जो हम सिस्टम को दे रहे हैं वो वर्क डन में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। यानी मैक्सिमम कन्वर्टिबिलिटी किसका? हीट का वर्क में। और हमने सेकंड लॉ ऑफ के स्टेटमेंट्स में भी हमने देखा कि जितना हम हीट देते हैं किसी भी सिस्टम को या इंजन को, वो पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होता। वो हम प्रूव किया, डेमोन्स्ट्रेट किया कैनॉट ने यूजिंग दिस रिवर्सिबल साइकिल। तो इस रिवर्सिबल साइकिल में कैनॉट ने जो सिस्टम लिया है वो किसका लिया हुआ है? एक मोल लिया किसका? आइडियल गैस का। किसका? आइडियल गैस का। जिसमें उसने इस आइडियल गैस को सब्जेक्ट किया टू सीरीज ऑफ 4 सक्सेसिव ऑपरेशंस। यानी इस 1 मोल ऑफ आइडियल गैस पे 4 अलग अलग ऑपरेशंस किसने कैरी आउट किया? कैनॉट ने कैरी आउट किया। कॉमनली टर्म एज 4 स्ट्रोक्स। इन 4 सक्सेसिव ऑपरेशन को हम 4 स्ट्रोक्स भी कहते हैं, जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला जो स्ट्रोक है या पहला जो ऑपरेशन कैनॉट ने कैरी आउट किया वो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। यानी कैनॉट ने सिस्टम को आइसोथर्मली क्या किया? एक्सपैंड किया फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम ए टू बी। तो ए पे जो प्रेशर है वो P1 है और वॉल्यूम जो है V1 है। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं? एक्सपेंशन कर रहे हैं। एक्सपेंशन मीन्स जब होगा तब वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। देखो यहाँ पे ए पे वॉल्यूम V1 है और इस एक्सिस पे वॉल्यूम इधर की राइट की तरफ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो बी पे वॉल्यूम क्या है? V2 है। देखो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ ना, क्योंकि अगर एक्सपेंशन कर रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ेगा। और हम ऑलरेडी कह चुके हैं वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर जो होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। देखो प्रेशर इतना है P1, अब P2 देखो कम हो गया ना, यहाँ आ गया। P1 कहाँ था? यहाँ था। P2 यहाँ आ गया। तो प्रेशर जो होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर को हमने मान लिया T2। देखो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, ये एक सोर्स है जिसका टेम्परेचर T2 है। तो क्या हो गया? देखो ये हमारा पहले वॉल्यूम V1 था, ठीक है, इस पे पिस्टन था। तो हमने आइसोथर्मल टेम्परेचर को चेंज नहीं किया। तो टेम्परेचर को चेंज नहीं किया तो ये सिस्टम जो है बाहर से क्या करेगा? हीट जो है एब्जॉर्ब करेगा। लेट दिस हीट बी Q2। तो इस हीट को एब्जॉर्ब करके ये सिस्टम क्या करेगा? वर्क करेगा। यानी वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि एक्सपेंशन प्रोसेस है। और वॉल्यूम V1 से कहाँ इंक्रीज हो जाएगा? V2 तक। यानी जितना जो हीट इसने एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, तो वो हीट किस में यूटिलाइज हो जाएगा? वर्क डन करने के लिए। और वॉल्यूम जो इस सिस्टम का है वो V1 से V2 चला जाएगा। और टेम्परेचर इस पूरे प्रोसेस में क्या रहेगा? T2 यानी कांस्टेंट रहेगा। ये हमने देखा ए से बी पे जब हम जा रहे हैं। तो द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड रिवर्सिबली। एक तो रिवर्सिबल है और दूसरा क्या है? आइसोथर्मल है। टेम्परेचर क्या है? T2 दे। सो जो कि वॉल्यूम, सो दैट वॉल्यूम कहाँ से कहाँ इंक्रीज हो जाए? V1 से V2। चूंकि ये जो पूरा प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है
और जो सिस्टम हमने लिया हुआ है वो किसका लिया हुआ है, आइडियल गैस का लिया हुआ है। तो जब आइडियल गैस हो और प्रोसेस आइसोथर्मल हो तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। हमने क्या किया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया, वॉल्यूम को V1 से V2 पे इंक्रीज किया, टेम्परेचर T2 को कांस्टेंट रखा। तो इस पूरे प्रोसेस में चूंकि हम आइडियल गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं रिवर्सिबली, तो चेंज इन जो इंटरनल एनर्जी होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है, हीट एक्सचेंज प्लस वर्क, ठीक है, Q प्लस W, ठीक है। अगर डेल्टा U ज़ीरो हो जाएगा, डेल्टा U क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो अगर मैं W को इस साइड लेके जाऊंगा तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। क्योंकि देखो डेल्टा U की जगह क्या हो गया, ज़ीरो, ज़ीरो इज इक्वल टू Q प्लस W, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, ज़ीरो है। तो W को इस साइड लेके जाएंगे तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस W हो जाएगा। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो हीट एब्जॉर्ब हुआ है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, वर्क करने में। कौन वर्क कर रहा है, सिस्टम, और एक्सपेंशन है तो वर्क डन बाय द सिस्टम, किस पे, सराउंडिंग्स पे। तो यहाँ से हमें ये भी हमने यहाँ देखा, पहले भी देखा कि जो भी हीट आप दोगे वो किस में यूटिलाइज हो जाएगा, वर्क डन में यूटिलाइज हो जाएगा। लेट Q2 बी द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट टेम्परेचर कितना है, T2 है, और हम ये मान लेते हैं W1 इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है ऑन द सराउंडिंग, सिस्टम काम कर रहा है किस पे, सराउंडिंग पे। देन Q2, ये हम ऑलरेडी वर्क डन निकाल चुके हैं फॉर एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, जो कि किसके बराबर था, RT ln V2 अपॉन V1 के बराबर था, जो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो Q2, क्योंकि हीट जो एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम उसको हमने Q2 से रिप्रेजेंट किया, इक्वल टू माइनस आया, वर्क डन को हमने किस से रिप्रेजेंट किया, W1 इक्वल टू, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है इस केस में T2 है, ln किसके बराबर, लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, यानी V2 डिवाइडेड बाय V1। ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, और इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। यानी पहला जो प्रोसेस है आइसोथर्मल जो एक्सपेंशन है, जहाँ पे ही टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, उस केस में जो हीट एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि यहाँ हीट क्या करेगा, बाहर से एब्जॉर्ब करेगा, वो किसके बराबर होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम विच इज इक्वल टू किसके बराबर, R इंटू T2 लॉग ऑफ V2 अपॉन V1। अब जो दूसरा प्रोसेस है वो क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। हम फिर से एक्सपैंड कर रहे हैं, B से कहाँ जा रहे हैं, C पे एक्सपेंशन कर रहे हैं, वॉल्यूम देखो इंक्रीज हो रहा है, V2 से कहाँ जा रहे हैं, V3, और प्रेशर फिर से क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, फिर से कम हो रहा है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल के बजाय क्या होगा, एडियाबैटिक होगा, यानी इस केस में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, अब क्या कांस्टेंट है, हीट कांस्टेंट है। अब इस केस में जब आप B से C पे जाओगे तो सिस्टम ना हीट एब्जॉर्ब करेगा ना हीट लूज करेगा, इस पूरे प्रोसेस में हीट जो एक्सचेंज है वो क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सिस्टम लिया हुआ है जहाँ पे इंसुलेटेड बेस है, इंसुलेटेड इसलिए क्योंकि इंसुलेटेड यहाँ पे वॉल्स भी हैं ताकि हीट ना अंदर जाए ना बाहर जाए। इस केस में हम वॉल्यूम को कहाँ से, V2 से V3 में क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। अब देखो जब आप यहाँ पे एक्सपेंशन करोगे यानी V2 से V3 पे जाओगे, वर्क डन बाय द सिस्टम। अब ना बाहर से हीट आ रहा है, बाहर से हीट तो नहीं आ रहा, ना अंदर से बाहर हीट जाएगा, तो वर्क करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आएगा, सिस्टम अपना ही इंटरनल एनर्जी क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा टू गो फ्रॉम B टू C।
क्योंकि ही आइसो क्या है ये, क्योंकि ये एक्सपेंशन जो है वो एडियाबैटिक है। हीट ना सिस्टम से सराउंडिंग में आ रहा है ना सराउंडिंग से सिस्टम में जा रहा है, तो जो एनर्जी चाहिए फ्रॉम गोइंग फ्रॉम बी टू सी, यानी ये एक्सपेंशन करने के लिए वो एनर्जी कहाँ से आएगा, वो एनर्जी जो है सिस्टम अपना इंटरनल एनर्जी यूटिलाइज करेगा ये एक्सपेंशन करने के लिए, बी से सी में जाने के लिए, जिसकी वजह से सिस्टम का इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। यानी T2 से टेम्परेचर कहाँ आ जाएगा, T1 में आ जाएगा। तो देखिए द गैस इज देन अलाउड टू एक्सपैंड रिवर्सिबली, एक्सपेंशन हो रहा है लेकिन रिवर्सिबली हो रहा है, और क्या हो रहा है अब इस केस में एडियाबैटिकली हो रहा है। कहाँ से कहाँ, हम V2 से कहाँ जा रहे हैं, V3 पे जा रहे हैं। सिंस वर्क डन एडियाबैटिकली, ये जो पूरा वर्क जो है हमने क्या किया, एडियाबैटिकली किया है, तो ये जो सिस्टम किसी भी पोजीशन पे नहीं है कि ये क्या कर सकें, हीट को एब्जॉर्ब कर सके, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो होगा वो फॉल करेगा T2 से T1। Q इज इक्वल टू 0 है क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W। Q 0 हो गया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगा, वर्क डन के बराबर आ जाएगा। यानी एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो हम कर रहे हैं जब हम B से C पे जा रहे हैं, उस केस में जो वर्क डन है, वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि फिर से एक्सपेंशन है, वो किसके बराबर होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। बाय डेफिनेशन हमें पता है कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो इस डेल के बदले मैंने क्या रख दिया, डेल्टा, तो ये इंटरनल एनर्जी का यू आया तो डेल्टा यू लिख दिया। अब डेल टी के बदले में क्या लिखूंगा, डेल्टा टी, क्या लिखूंगा, डेल्टा टी। अब ये डेल्टा टी डिनोमिनेटर में इस साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, सी वी के साथ मल्टीप्लाई में, तो डेल यू की जगह मैंने डेल्टा यू लिखा इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी वी इनटू डेल टी के जगह डेल्टा टी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू सी वी। अब चेंज इन टेम्परेचर किसके बराबर होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब इनिशियल टेम्परेचर क्या था, T2 था। अब फाइनल जो टेम्परेचर किस में हो गया, फॉल डाउन किया ना, टेम्परेचर T2 से कहाँ गिर गया, T1 में, तो फाइनल T1 है, इनिशियल क्या है, T2, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, T1 माइनस T2। तो क्या लिखा, सी वी इंटू चेंज इन टेम्परेचर किसके बराबर होगा, T1 माइनस T2, विच इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है, माइनस W के बराबर है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस W। माइनस इसलिए आया क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन बाय द सिस्टम है। देखो पहले के केस में भी माइनस आया था, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है। और हमने कहा था स्टार्टिंग में ही, जब सिस्टम खुद काम करेगा तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से वर्क डन का जो साइन होगा वो माइनस होगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस W, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है, सी वी इंटू T1 माइनस T2। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू सी वी इंटू T1 माइनस T2 इक्वल टू माइनस W। अब देखो माइनस W, यहाँ पे मैंने माइनस W लिख लिया, इक्वल टू, अब यहाँ फाइनल माइनस इनिशियल तो है, लेकिन ये वाला T2 बड़ा है, T1 क्या है, कम है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, माइनस को बाहर निकाल लेता हूँ। तो माइनस को जब मैं बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस सी वी। अब देखो ये वाला टर्म जो है क्या है, T1 प्लस है, तो माइनस से प्लस को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे T1 तो प्लस है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो T1 क्या हो गया, प्लस, यहाँ T1 क्या है, प्लस है। तो माइनस और T2 को अगर मैं माइनस रखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है ना, तो इसको माइनस रखने के लिए T2 को क्या रखना पड़ेगा, प्लस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अगर इस माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो T2 माइनस हो जाता है, माइनस आया, T1 क्या हो जाता है, प्लस, यहाँ पे क्या है, प्लस। तो माइनस जब कॉमन निकालेंगे तो वर्क डन इन
एडियाबैटिक एक्सपेंशन फ्रॉम गोइंग फ्रॉम बी टू सी किसके बराबर होगा, माइनस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम T2 माइनस T1। दैट मीन्स द वर्क डन, अगर हम W2 से रिप्रेजेंट करें इस एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, तो माइनस W2 किसके बराबर होगा, माइनस CV हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू T2 माइनस T1। और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब तीसरा जो प्रोसेस है वो क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है। यानी अब हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ए से हम जब बी पे गए तो आइसोथर्मल प्रोसेस था, लेकिन हमने एक्सपेंशन किया। बी से हम सी पे आए, फिर से क्या था, एक्सपेंशन था, लेकिन हमने क्या किया, एडियाबैटिकली किया। अब हम क्या करेंगे, सी से कहाँ जाएंगे, डी पे, लेकिन आइसोथर्मल ही करेंगे, यानी टेम्परेचर क्या रहेगा, T1 ही रहेगा, लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस होगा वो आइसोथर्मल ही होगा, लेकिन कंप्रेशन होगा, हम कंप्रेस कर रहे हैं। इसकी वजह से वॉल्यूम V3 से कहाँ जा रहा है, V4, और V3 ज़्यादा है, V4 क्या है, कम है। इस तरफ इंक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट की तरफ क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, आइसोथर्मली इस गैस को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। तो पहले वॉल्यूम V3 था, तो अब वॉल्यूम क्या हो गया, V4 हो गया। ठीक है, हम इसको क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, आइसोथर्मली हो रहा है। टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब देखो, जब मैं इस सिस्टम को कंप्रेस करूंगा, कंप्रेशन की वजह से सिस्टम का एनर्जी जो होगा वो बढ़ेगा, लेकिन एनर्जी जब बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी चेंज होगा। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है क्या है, आइसोथर्मल है। पूरा प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल है। तो टेम्परेचर चेंज हो गया तो ये आइसोथर्मल नहीं रहा ना। तो क्या होगा, जब भी एनर्जी बढ़ेगा टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर, तो जो इतना एनर्जी ये बढ़ेगा ये रिलीज करेगा सिस्टम किस में, सराउंडिंग में। तो हीट जो है वो बाहर आएगा, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Q1 से। यानी इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जब आप इस गैस को एक्सपैंड करोगे, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो जो एनर्जी जो होगा वो सिस्टम से बाहर आएगा इन द फॉर्म ऑफ ए हीट। तो Q1 जो है वो क्या है, हीट रिलीज है। Q1 जो हीट क्या है, रिलीज है। और जो Q2 था, जो ये Q2 था, वो हीट क्या था, एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम था। Q1 पहले के केस में क्या हो रहा था, जब हमने A से B पे जब हम गए, हीट क्या हो रहा था, एब्जॉर्ब हो रहा था। A से B पे जब हम गए तो हीट क्या हो रहा था, एब्जॉर्ब हो रहा था। और जब हम इस केस में टेम्परेचर फॉल कर गया, कहाँ से कहाँ, T2 से T1 पे। ठीक है, जब हमने एक्सपैंड किया एडियाबैटिकली B से C, और जब हम C से D पे आ रहे हैं तो क्या होगा, हीट जो होगा वो बाहर चला जाएगा, गिवन आउट। तो इसको हमने Q2 से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे इसको हम किस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Q1, क्योंकि टेम्परेचर जो है क्या है, T1 है। ठीक है, तो इन दिस आइसोथर्मल कंप्रेशन गैस इज सब्जेक्टेड टू रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन एट ए लोअर टेम्परेचर T1, सो दैट वॉल्यूम जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। कहाँ से कहाँ, V3 से V4 डिक्रीज हो रहा है। इन दिस केस वर्क डन इज ऑन द सिस्टम। अब देखो, पहले दो क्या थे, एक्सपेंशन था। एक्सपेंशन में वर्क सिस्टम खुद क्या कर रहा था, काम कर रहा था। लेकिन जो ये थर्ड प्रोसेस है ये क्या है, कंप्रेशन है। कंप्रेशन होगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। एक्सपेंशन में क्या था, वर्क डन बाय द सिस्टम। हेंस जो Q1 हीट क्या करेगा, सिस्टम रिलीज करेगा टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, ठीक है, कांस्टेंट। तो वो हीट जो हम सिस्टम दे रहा है उसको हम किस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Q1 से टू द सराउंडिंग। अब देखो, ये जो पूरा प्रोसेस है आइसोथर्मल है, और इसके अंदर क्या है, गैस जो है वो क्या है, आइडियल गैस है। तो हमने फिर से वही सेम चीज़, आइडियल गैस हो और आइसोथर्मल हो तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा।
और वर्क डन को अगर हम W3 से रिप्रेजेंट करें तो वर्क डन किसके बराबर होगा, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब डेल यू अगर ज़ीरो हो जाएगा तो क्यू प्लस डब्ल्यू, अब क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू हो जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस क्यू, क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है, सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो साइन क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो वर्क डन किसके बराबर होगा, माइनस क्यू के। ठीक है, और वर्क डन को हम, क्योंकि जब हीट रिलीज होता है तो साइन माइनस होता है ना, ठीक है, और जब हीट एब्जॉर्ब होता है तो साइन क्या होता है, प्लस होता है। देखो हीट जब एब्जॉर्ब था तो साइन हमने क्या लिया था, प्लस लिया था। अब यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो क्यू का जो साइन होगा क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, डब्ल्यू के बराबर होगा। अब डब क्यू को हम Q1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो माइनस Q1 किसके बराबर होगा, वर्क डन को अगर हम W3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो W3, तो W3 इज इक्वल टू माइनस Q1 आइसोथर्मल किसके लिए, कंप्रेशन के लिए। तो ये किसके बराबर होगा, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, R इंटू टेम्परेचर क्या है, T1 है, लॉग ऑफ फाइनल जो वॉल्यूम था, फाइनल जो वॉल्यूम क्या था, V4 था, फाइनल जो वॉल्यूम क्या था, V4, और इनिशियल क्या है, V3, तो V4 डिवाइडेड बाय V3। तो W3 इज इक्वल टू माइनस Q1 क्योंकि हीट रिलीज हो चुका है, इज इक्वल टू R टेम्परेचर T1 है, लॉग ऑफ V4 डिवाइडेड बाय V3। इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। और जो फाइनल हम प्रोसेस कर रहे हैं जिससे हम फिर से इनिशियल पोजीशन पे आएंगे, वो कहाँ से कहाँ होगा, D से A, D से A होगा एडियाबैटिक, क्या, एडियाबैटिक कंप्रेशन। फिर से हम कंप्रेस कर रहे हैं, वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ, 4 से V4 से V1 डिक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर जो है बढ़ रहा है P4 से कहाँ पे, P1 पे। और फिर से हम कहाँ आ रहे हैं, पोजीशन A पे, जहाँ से हमने क्या किया था, शुरुआत किया था। तो इस प्रोसेस में जब आप कंप्रेस करोगे, अब देखो अब एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये क्या होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। तो कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन एडियाबैटिक है तो अब हीट बाहर नहीं आ सकता। इसमें आइसोथर्मल तो हीट बाहर आ रहा था, लेकिन इस केस में एडियाबैटिक है तो हीट बाहर नहीं आएगा, हीट बाहर नहीं आएगा तो सिस्टम का जो टेम्परेचर जो होगा वो राइज कर जाएगा, टेम्परेचर विल राइज। वो कहाँ से कहाँ जाएगा, फिर से T1 से कहाँ चला जाएगा, T2 चला जाएगा, T1 से कहाँ चला जाएगा, T2 चला जाएगा। ठीक है, आइसोथर्मल बेस, आइसोलेटेड बेस है, ठीक है, टेम्परेचर कंप्रेस करके फिर से आइसोलेटेड बेस है, इस गैस को कंप्रेस करके वॉल्यूम फिर से किस पे आ गया, V1 पे। तो आखिरी जो एडियाबैटिक कंप्रेशन है, फाइनली एन एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन है, गैस इज रिस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम V1, गैस को हमने वापस कहाँ लाया, जो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम था V1 और ओरिजिनल जो टेम्परेचर था T2। इन दिस केस वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, फिर से वर्क डन ऑन द सिस्टम है क्योंकि कंप्रेशन है। ठीक है, तो वर्क क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो ऑन द सिस्टम है तो वर्क का वैल्यू पॉजिटिव होगा। अब देखो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, फर्स्ट लॉ से आया, Q 0 है क्योंकि एडियाबैटिक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर, वर्क डन, विच इज इक्वल टू हम अभी ऑलरेडी देख चुके हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वर्क डन किसके बराबर है, CV इंटू वॉल्यूम इंटू चेंज इन टेम्परेचर, विच इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या था, फाइनल T1 था, इनिशियल T1 था, फाइनल कितना हो गया, T2, तो इसमें चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, T2 माइनस T1 होगा। फाइनल T2 पे ही चला गया ना, कहाँ से, T1 से, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी T2 माइनस T1। तो CV डेल्टा T इज इक्वल टू CV इंटू डेल टी किसके बराबर होगा, T2 माइनस T1। अगर आप इस फोर्थ केस में वर्क को W4 से रिप्रेजेंट करेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू टेम्परेचर T2 माइनस T1। इसको हम किस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो हम क्या निकालेंगे, जो द नेट हीट यानी जो टोटल हीट क्या हुआ है, एब्जॉर्ब किया है, एब्जॉर्ब्ड, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Q से, किसने एब्जॉर्ब किया है, बाय द आइडियल गैस। जो ये हमने आइडियल गैस लिया है
उसने कितना नेट हीट एब्जॉर्ब किया पूरे साइकिल में, इन होल साइकिल, ठीक है, इज गिवन बाय। तो जो टोटल नेट हीट होगा Q किसके बराबर होगा? Q बराबर होगा, देखिए अगर हम फिर से डायग्राम देखें तो हीट कहाँ इन्वॉल्व है, A से B में जब जाते हैं और C से जब हम D पे आते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन में। इस केस में हीट क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ है, तो एब्जॉर्ब हुआ है तो Q का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, तो Q2 आया, प्लस इस केस में हीट बाहर आया है तो साइन क्या होगा, नेगेटिव आया, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस Q1। तो Q इज इक्वल टू Q2 का क्या वैल्यू है, Q2 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, RT2 ln V2 अपॉन V1, ठीक है, प्लस माइनस क्या है, माइनस, और Q1 का वैल्यू क्या है, Q1 का वैल्यू है RT1 ln V4 अपॉन V3, V4 अपॉन क्या है, V3 है। देखो Q इज इक्वल टू, ठीक है, RT2 ln क्या है, V2 अपॉन V1, ठीक है, माइनस, अच्छा ये वैल्यू प्लस, ये प्लस आ गया क्योंकि इसका माइनस Q1 का वैल्यू ही क्या था, RT1 ln V4 अपॉन V3 था, माइनस Q1 का वैल्यू था, तो यहाँ पे प्लस आया, माइनस Q1 का जो वैल्यू था वो किसके बराबर था, RT1 ln V4 अपॉन V3। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि इस V3 को ऊपर और V4 को क्या कहाँ लाना चाह रहा हूँ, नीचे, जिसकी वजह से यहाँ जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, तो RT1 आ जाएगा ln, क्योंकि माइनस क्यों आया, क्योंकि मैंने V3 को ऊपर ले गया और V4 को कहाँ ले गया, नीचे ले गया, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सिंस जो वॉल्यूम V1 और V4 है लाई ऑन एडियाबैटिक कर्व AD, अगर मैं इसको फिर से एक बार देखूं, A और B जो है आइसोथर्मल कर्व है, C और D भी आइसोथर्मल कर्व है, लेकिन BC और AD जो है क्या है, एडियाबैटिक कर्व है, क्योंकि यहाँ पे जो हम प्रोसेसेस कैरी आउट कर रहे हैं वो एडियाबैटिकली कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ कहा वॉल्यूम जो V1 है और वॉल्यूम जो V4 है वो किस पे, एक एडियाबैटिक कर्व पे क्या करता है, लाई करता है। इसी तरह वॉल्यूम V2 और V3 जो है एडियाबैटिक कर्व BC पे क्या करेगा, लाई करेगा। देखो एंड V3 and V2, वॉल्यूम V3 and V2 lie on adiabatic कर्व, कौन सा कर्व है, शाबाश, BC। Therefore it follows that, जिसकी वजह से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाता है जो हमने अभी पढ़ा नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं है, रेशियो ऑफ V4 एंड V1 रेस टू पावर गामा -1, गामा किसका, CP और CV का रेशियो था, इक्वल टू किसके बराबर आएगा, T2 डिवाइडेड बाय T1 के। इसी तरह रेशियो ऑफ V3 डिवाइडेड बाय V2 रेस टू पावर गामा -1, क्योंकि दोनों एडियाबैटिक कर्व पे क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, किसके बराबर आएगा, T2 डिवाइडेड बाय T1 के, ठीक है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करूं, कंपेयर करूं, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन, तो देखो ये जो टर्म है T2 डिवाइडेड बाई T1 के बराबर है, ये टर्म भी T2 डिवाइडेड बाई T1 के बराबर है, जिसकी वजह से ये दो टर्म भी एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो V4 डिवाइडेड बाई V1 रेस टू पावर गामा -1 किसके बराबर आ जाएगा, V3 डिवाइडेड बाई V2 रेस टू पावर गामा -1। पावर चूंकि सेम है तो ये बेस एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू V4 डिवाइडेड बाई V1 इज इक्वल टू V3 डिवाइडेड बाई V2।
V2 यहाँ डिवाइड में इस साइड लेके जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, V4 यहाँ ऊपर है तो इस साइड लेके जाएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो V2 डिवाइडेड बाई V1 इज इक्वल टू V3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, V4। V2 यहाँ से यहाँ ले गया यहाँ, और V4 को मैंने यहाँ लाया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था, V3 डिवाइडेड बाई V4 था। V3 डिवाइडेड बाई V4 किसके बराबर आया, V2 डिवाइडेड बाई V1। तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस V3 डिवाइडेड बाई V4 के जगह V2 डिवाइडेड बाई V1 लिख सकता हूँ। दैट मीन्स Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, RT2 ln V2 डिवाइडेड बाई V1। ठीक है, माइनस R, यही ये चीज़ RT1 ln क्या है, V3 डिवाइडेड बाई V4 है। V3 डिवाइड बाई V4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, V2 डिवाइडेड बाई V1। तो ln V2 डिवाइडेड बाई V1। तो नेट हीट एब्जॉर्ब जो है किसके बराबर हो जाएगा, R कॉमन है, कॉमन निकाला, दोनों में ln V2 अपॉन V1 है, कॉमन निकाला ln V2 डिवाइडेड बाई V1। बचा क्या, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। ये आ जाएगा नेट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द आइडियल गैस इन द होल प्रोसेस। ठीक है, ये नेट हीट एब्जॉर्ब आ गया। सिमिलरली इसी तरह मैं क्या निकाल सकता हूँ, नेट वर्क भी तो निकाल सकता हूँ ना, नेट वर्क डन बाय द, किसने किया है, आइडियल गैस ने, इन्स गिवन बाय। ठीक है, अब देखो नेट वर्क डन W किसके बराबर आ जाएगा, माइनस W1 माइनस W2 प्लस, क्यों माइनस है, क्योंकि पहला प्रोसेस और दूसरा प्रोसेस जो हो था वो एक्सपेंशन था, और एक्सपेंशन इज वर्क डन बाय द सिस्टम, साइन नेगेटिव, और तीसरा और चौथा जो था वो कंप्रेशन था, वर्क डन ऑन द सिस्टम, साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो W इज इक्वल टू माइनस W1 किसके बराबर था, RT2 ln V2 अपॉन V1 के, और माइनस W2 किसके बराबर था, वो बराबर था माइनस CV T2 माइनस T1 के। W3 किसके बराबर था, प्लस RT1 ln V4 अपॉन V3 के, प्लस CV इंटू T2 माइनस T1, ये बराबर था W4 के। अब देखो ये जो टर्म है, ये टर्म दोनों सेम है, लेकिन ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू RT2 ln V2 अपॉन V1। अब देखो यहाँ प्लस साइन है और V4 ऊपर है, V3 नीचे है, तो मैं क्या करता हूँ, RT1 ln V4 ऊपर है तो मैं V3 को ऊपर ले जाता हूँ और V4 को कहाँ लाता हूँ, नीचे, V3 को ऊपर V4 को नीचे, तो प्लस साइन जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस साइन में चेंज हो जाएगा। सिंस हमने ऑलरेडी ऊपर देखा, प्रूफ किया, देखो V3 अपॉन V4 किसके बराबर है, V3 अपॉन V4 V2 अपॉन V1 के बराबर है, V2 अपॉन V1। तो वर्क डन जो है किसके बराबर आ जाएगा, RT2 ln V2 अपॉन V1 माइनस RT1 ln V3 अपॉन V4 के जगह क्या लिख सकता हूँ, V2 अपॉन V1 लिख सकता हूँ। दोनों में R कॉमन है, ln V2 अपॉन V1 क्या है, कॉमन है। तो वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, R चूंकि कॉमन आ गया, ln V2 अपॉन V1 भी कॉमन आ गया, वर्क डन बराबर आ जाएगा R इंटू T2 माइनस T1 ln V अपॉन V1, V2 अपॉन V1। ये आ जाएगा नेट वर्क डन किस में, बाय द सिस्टम इन द होल साइकिल। अब हम निकालेंगे, क्योंकि हमने कहा था कैनॉट साइकिल में हम ये प्रूफ करेंगे कि जितना आप हीट देते हो, सप्लाई करते हो, वो सारा हीट वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो हम निकालेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन जो नेट वर्क डन होगा, जो टोटल वर्क डन हुआ है पूरे साइकिल में, W बाय द, कौन करेगा, बाय द सिस्टम जो कि आइडियल गैस है, एंड कितना क्वांटिटी ऑफ, यही तो हम कह रहे थे ना, क्वांटिटी ऑफ हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, Q2
एट किस पे, टेम्परेचर जो है वो क्या है, एट टेम्परेचर जो है क्या था, T2 था। ठीक है, तो जो नेट वर्क डन आया वो आया आर T2 माइनस T1। कितना वर्क डन किया, टोटल वर्क डन किया पूरे किसने, सिस्टम ने, डिवाइडेड बाय किसका रेशो निकालना है, हीट कितना क्या किया हमने सप्लाई किया। ठीक है, कितना क्वांटिटी एब्जॉर्ब हुआ। देखो ये तो हीट जो सिस्टम ने बाहर दिया है तो इसको हम नहीं लेंगे, हमने ये देखना है जितना हमने हीट दिया था वो उस हीट का कितना परसेंट जो है वर्क में कन्वर्ट हुआ है, पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट हुआ है या कुछ परसेंटेज हीट का किस में कन्वर्ट हुआ है, वर्क में कन्वर्ट हुआ है, वो देखना है। इससे हमें लेना देना नहीं है क्योंकि ये सिस्टम ने खुद बाहर निकाला है। जो हमने हीट दिया था वो क्या है, हीट एब्जॉर्ब, जो कि किसके बराबर है, Q2। तो Q2 किसके बराबर था, आर T2 ln V2 अपॉन V1 के। तो जब हम रेशो निकालेंगे W अपॉन कितना वर्क डन हुआ है, टोटल वर्क डन किया है सिस्टम ने, और कितना हमने हीट सप्लाई किया है, इन दोनों का रेशो जो होगा आर T2 माइनस T1 ln V2 अपॉन V1 डिवाइडेड बाय आर T2 ln V2 अपॉन V1। आर सेम है कैंसिल, ln V2 अपॉन V1 भी सेम है तो कैंसिल। तो रेशो ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अब डिवाइडेड बाय T2। या हम कह सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू Q2 को इस साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हीट इनटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2, ये हो जाएगा। देखो वर्क हमेशा कम है हीट से, दोनों अगर बराबर होता तो ये वाला टर्म नहीं होता, ये वाला टर्म जो है हीट को क्या बनाएगा, मल्टीप्लाई में है तो हीट को बड़ा बनाएगा, इस टर्म को क्या बनाएगा, बड़ा बनाएगा। तो ये टर्म जो है कभी भी वर्क से बराबर नहीं होगा, वर्क से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिंस जो टर्म T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2 है, देखो जो T2 बड़ा होगा तो इन दोनों का माइनस जो हमेशा T2 से क्या आएगा, कम, तो कम आएगा, तो कम और बड़े का जो भी रेशो होता है वो 1 से क्या आएगा, नीचे आएगा। 1 के बराबर कब आता, जब ये दोनों बराबर होता, या 1 से ज़्यादा कब आता, ये वाला ऊपर वाला बड़ा होता, लेकिन ऊपर वाला हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि T2 से हम T1 क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो ये वाला टर्म हमेशा T2 से कम होगा। अगर कम वाले को बड़े से डिवाइड करोगे तो वैल्यू हमेशा 1 से क्या आएगा, नीचे आएगा, तो हमेशा लेस देन क्या होगा, 1 होगा। फॉलोज दैट, जिससे हमें क्या फॉलो करेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो Q2 जो होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा किससे, वर्क डन से। दैट इज वर्क डन इज लेस होगा हमेशा देन, वर्क डन हमेशा लेस देन है किससे, हीट एब्जॉर्ब से। जितना हमने हीट ऑब्जॉर्ब किया है उससे वर्क डन लेस होगा। दैट इज, बाकी हीट कहाँ गया, जो लेस जो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो गया तो वो क्या होगा, दैट इज सम ऑफ हीट जो होगा वो क्या होगा, वो कहाँ जाएगा, गिवन आउट। किसने गिवन आउट किया, सिस्टम ने, किसको, सराउंडिंग्स को, विच इज, जो किस पे, सराउंडिंग जो होगा वो क्या होगा, लोअर टेम्परेचर पे होगा। लोअर टेम्परेचर कितना, लोअर टेम्परेचर क्या था, T1 था। तो इससे प्रूफ होता है कि जो वर्क डन होगा वो हमेशा कम होगा किससे, जो सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया है। कुछ हीट जो है सिस्टम जो है सराउंडिंग में भी लूज कर देगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एफिशिएंसी कैनॉट साइकिल की। कैनॉट साइकिल का एफिशिएंसी हम कैसे डिफाइन करेंगे, द एफिशिएंसी ऑफ एन कैनॉट साइकिल is defined as the ratio of work done by the system to the amount of heat absorbed at the higher temperature, जो अभी हमने निकाला। यानी कैनॉट साइकिल का एफिशिएंसी हम कैसे डिफाइन करेंगे, रेशो किसका, कितना वर्क डन सिस्टम ने किया है टू द, कितना हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया है एट हायर टेम्परेचर। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कैनॉट साइकिल इज इक्वल टू वर्क डन
by the system divided by heat absorbed by the system. तो एफिशिएंसी को हम नीटा एन से रिप्रेजेंट करेंगे विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, किसका रेशो होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब. यानी वर्क डन किस से रिप्रेजेंट किया था, टोटल नेट वर्क डन W से, और अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किसके बराबर था, Q2, W डिवाइडेड बाय Q2, जो ऑलरेडी हमने अभी क्या किया, डिराइव किया, किसके बराबर था, शाबाश, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय किसके बराबर था, T2 के बराबर था. ठीक है, जो अभी हमने देखा. देखो इन दोनों का रेशो W अपॉन Q2 का रेशो किसके बराबर था, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2. तो जो एफिशिएंसी ऑफ द कैनॉट साइकिल होगा वो किसके बराबर होगा, नीटा इज इक्वल टू द रेशो ऑफ वर्क डन divided by amount of heat absorbed is equal to final temperature minus initial temperature divided by T2 final temperature. तो T2 minus T1 divided by T2 is invariably less than 1. ये हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा. तो जिसकी वजह से अगर ये लेस देन 1 होगा तो एफिशिएंसी जो होगा, इसका वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा, तो फिर एफिशिएंसी का वैल्यू हमेशा लेस देन क्या होगा, 1 होगा. यानी हमारे पास ऐसा कोई भी सिस्टम या इंजन नहीं है जिसमें एफिशिएंसी किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो. एफिशिएंसी हमेशा लेस देन 1 होगा, या हम कह सकते हैं एफिशिएंसी हमेशा 100% कभी भी नहीं होगा. एफिशिएंसी हमेशा 100% से क्या होगा, कम होगा. अब देखो जो नेट हीट एब्जॉर्ब किया था बाय द सिस्टम वो किसके बराबर था, Q के बराबर था. और नेट Q किसके बराबर था, जितना हीट एब्जॉर्ब किया है Q2 माइनस की जितना हीट क्या भी किया था, थर्ड जो प्रोसेस था उसमें हीट रिलीज भी हुआ था ना, जब हमने आइसोथर्मल कंप्रेशन किया था तो क्या होगा, Q2 जितना हीट एब्जॉर्ब किया इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन माइनस जितना हीट आपने रिलीज किया था इन आइसोथर्मल कंप्रेशन, Q2 माइनस Q1. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या आ जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी Q प्लस W के बराबर है. तो साइक्लिक प्रोसेस है, क्योंकि A से शुरू होकर B से C से D से हम फिर से A में आए थे. तो जब भी साइक्लिक प्रोसेस होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, 0 के बराबर, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है. तो जब ये 0 हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, तो W के बदले हम क्या लिख सकते हैं, Q2 माइनस Q1. तो नीटा इज इक्वल टू W अपॉन Q2. तो N इज इक्वल W के बदले हम क्या लिख सकते हैं, Q2 माइनस Q1. तो नीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू W की जगह Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q2 विच इज इक्वल टू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2. ये हो जाएगा फॉर्मूला किसका, एफिशिएंसी ऑफ एन कैनॉट साइकिल का. और आखिरी जो इसमें टॉपिक है वो क्या है, कैनॉट थ्योरम. ठीक है, अब देखो द एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन वर्किंग रिवर्सिबली डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड द सिंक. यानी सोर्स जो हमारा सिस्टम होगा और सिंक जो सराउंडिंग होगा. ठीक है, यानी जो एफिशिएंसी वो हमेशा टेम्परेचर पे ही डिपेंड कर रहा है ना. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर और सब्सटेंस यूज्ड फॉर द ऑपरेशन. यानी सिर्फ क्या कर रहा है, एफिशिएंसी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, जो हमने सब्सटेंस यूज़ किया है उस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ना कि उसके नेचर पे डिपेंड कर रहा है. तो इससे हम ये कह सकते हैं, दस ऑल द पीरियोडिक मशीन वर्किंग रिवर्सिबली बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर. सारे जो पीरियोडिक मशीन होंगे जो रिवर्सिबली काम कर रहा है बिटवीन दो सेम टेम्परेचर के, यानी दो सेम टेम्परेचर पे सारे जो पीरियोडिक मशीन रिवर्सिबली काम कर रहा है उन सब का एफिशिएंसी जो होगा क्या होगा, सेम होगा. क्यों, क्योंकि एफिशिएंसी जो है नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करेगा. एफिशिएंसी सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है. इसलिए कैनॉट थ्योरम ये कहता है कि सारा जो मशीन है जो रिवर्सिबली काम कर रहा है बिटवीन क्या, दो सेम टेम्परेचर, तो उन सारे मशीन्स का जो एफिशिएंसी होगा वो एक जैसा होगा. क्यों होगा, क्योंकि एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर नॉट ऑन द सब्सटेंस और द नेचर ऑफ द सब्सटेंस. दिस स्टेटमेंट इज कॉमनली नोन एज कैनॉट थ्योरम. इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, कैनॉट थ्योरम कहते हैं. That's all.
for today's. Thank you very much. See you in next class where we will discuss about entropy.